हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर, अभी हमारे सेल के लेक्चर्स चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम सेल ऑर्गेनेल्स पर आ गए थे और सेल ऑर्गेनेल्स में आपने एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ऑलराइट, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की है, पूरी सेल के अंदर नेटवर्क के फॉर्म में रहती हैं एंड मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती हैं, उसकी प्रिपरेशन में वो हेल्पफुल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने एक चीज देखी थी, जहाँ लिखा था मैंने डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस है या अदर ऑर्गेनेल हम रीड करेंगे तो उसमें आपको डबल मेम्ब्रेनस है। इसका जो मेन मतलब है, ईआर में जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है। एक्चुअली डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन डबल वॉल मेम्ब्रेन मींस इसकी जो मेम्ब्रेन है उसी के बीच में एक छोटा सा ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, बट पूरे स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, तो उसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं डालेंगे बिकॉज इट इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ओके, आपको उसे सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर में, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ही लेना है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो सेल में होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है एंड न्यूक्लियस है। बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी जैसे सिस्टर्नी इसकी प्रेजेंट है, तो सिस्टर्नी में 2 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में ल्यूमेन होता है, उस ल्यूमेन में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फिल्ड होता है। ओके, तो ईआर के अंदर स्पेशलिटी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डबल मेम्ब्रेन बोला था तो आपको लगा होगा कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मैं इसीलिए इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दैट इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स और उसके फंक्शंस देखे थे। उसके बाद हम आए थे गोल्जी एपरेटस पर। यस, गोल्जी एपरेटस में आपने देखा था उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, साथ में हमने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस देखा था। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, फिर से मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेकिंग है उसमें हम किस तरह से ईआर एंड गोल्जी एपरेटस मिले रहते हैं। गोल्जी एपरेटस का जो मेन फंक्शन है उसमें एक मेन फंक्शन ये भी है कि जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है उनके सिंथेसिस में गोल्जी एपरेटस हेल्पफुल होता है। एंड वन मोर थिंग इज कि प्लांट सेल में जो गोल्जी एपरेटस है इट इज कॉल्ड डिप्टियोसोम्स, राइट। एंड वन मोर फॉर योर कंपटीशन एग्जाम की फंजाई में जो गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है इट्स कॉल्ड बेकर्स बॉडी, राइट इट, नोट कर लीजिए आप लोग। प्लांट में इट इज कॉल्ड डिप्टियोसोम, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन फंजाई इट इज कॉल्ड बेकर्स बॉडी। वन मोर थिंग इज कि जो आपका गोल्जी एपरेटस है, ये कुछ, क्योंकि लास्ट खत्म कर दिया था हमने, गोल्जी एपरेटस का कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनमें जैसे गोल्जी एपरेटस एब्सेंट जिनमें होता है उनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आरबीसी, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं, आपको पता है, हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, स्पर्म्स, इन सब में गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। इनमें गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि इनके मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए सेल का जो साइज होता है उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि गोल्जी एपरेटस रहता है, तो गोल्जी एपरेटस उसमें से हट जाता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरह के ये एग्जाम्पल्स हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अच्छे रहेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनेल है आपका लाइजोसोम। इट्स लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग, अदर नेम इज डाइजेस्टिव बैग और सुसाइड बैग ऑफ सेल बोल सकते हैं। लाइसोसोम की स्पेशल नेम है डाइजेस्टिव बैग एंड सुसाइड बैग। ओके, जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये क्यों डाइजेस्टिव बैग है, क्यों सुसाइड बैग है। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्फेरिकल होते हैं जनरली, ओके। ये इसकी लिपिड मेम्ब्रेन है। एक बाहर ऐसे ही शीट होता है, ये आपकी मेम्ब्रेन है इसकी। ओके, एंड अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। These are enzymes which help in the digestion process. एंजाइम्स, ओके। ये बाहर की तरफ एक लिपिड शीट है और लिपिड शीट के बाहर इसके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, एक स्फेरिकल शेप है और स्फेरिकल में इस तरह से लिपिड और साथ में बीच में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जल्दी से बना लीजिए, बहुत इजी है, फटाफट। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्फेरिकल, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है, साइटोप्लाज्म में पूरे में स्प्रेड रहते हैं। ये जो लाइसोसोम्स है पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मीन्स जनरली स्फेरिकल है, पर अकॉर्डिंग टू जब इनके फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन इनका स्टार्ट होता है, तो डाइजेस्टिव फंक्शन को करते करते इनके जो स्ट्रक्चर है उसका शेप चेंज होता जाता है। तो इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। इसमें साइटोप्लाज्म में पूरे में स्प्रेड रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है, सेक लाइक छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहते हैं। और लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन है। ये बनते कैसे हैं? ये गोल्जी एपरेटस से फ्री होते हैं। नेक्स्ट, मोर देन 40 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। 40 से भी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जनरली होते हैं हाइड्रोलाइटिक।
एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जनरली ये नाम होता है ये हाइड्रेजेस। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेटेज होगा, प्रोटीन है तो प्रोटीनेज होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज होगा। इसी तरह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेशन प्रोसेस करते हैं अलग अलग न्यूट्रिशन, सभी तरह के जो फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सभी का डाइजेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, एसिडिक मीडियम में ही ये वर्क करते हैं। जनरली जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम में ही एंजाइम्स डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ओके, अब ये एंजाइम्स बनते कहाँ हैं? सबसे पहले ये देखिए कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते कहाँ से हैं। ये एंजाइम्स बनते हैं RER में। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, वहां से वो जाते हैं सीधा गोल्जी एपरेटस में, और गोल्जी एपरेटस से फिर बनता है लाइजोसोम। एक्चुअली जितने भी एंजाइम्स हैं वो रफ ER से वेसाइकल्स की फॉर्म में गोल्जी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। गोल्जी एपरेटस की जो स्ट्रक्चर देखा था हमने, उसकी जो सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है उसमें साइड से छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्यूमुलेट होकर। ये आउटग्रोथ जो बनती है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम या प्राइमरी लाइजोसोम। लाइजोसोम अपनी 4 स्टेजेस में जाकर और अपने फंक्शन के साथ कंप्लीट होता है। वो 4 स्टेजेस अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लीजिए कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, बिकॉज ये एंजाइम्स जो होते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स पूरी तरह से प्रोटीन है और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की लेयर पर। तो इसलिए एंजाइम्स कहाँ होंगे? RER में बनते हैं। RER में जो बनते हैं वो सीधे कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कहाँ मूव कर जाते हैं? गोल्जी एपरेटस में, और गोल्जी एपरेटस से ये कहाँ लाइजोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। तो लाइजोसोम्स कहाँ से बनती है? गोल्जी एपरेटस से बनती है, ये ध्यान रखना है। अब कैसे बनता है ये प्रोसेस देख लीजिए। लाइजोसोम का जो फर्स्ट स्टेज है, 4 फॉर्म्स इसकी होती है। जब ये गोल्जी एपरेटस से बनता है तो जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम जैसे आपका ये स्ट्रक्चर था, आपको ध्यान होगा इस तरह से बनाए थे हमने। गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर ध्यान है आपको? लास्ट क्लास में हमने कंसीडर किया था, इस तरह से बनाए थे ये स्ट्रक्चर, इस तरह से बने थे, याद है? तो ये जो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है प्राइमरी लाइजोसोम। ओके, इस तरह से प्राइमरी लाइजोसोम होता है। जब ये यहां से डिटैच होता है तो वो बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और वहां से ये बनता है रेसिड्यूअल वेसाइकल। ओके, प्राइमरी लाइसोसोम, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर रेसिड्यूअल वेसाइकल, एंड द लास्ट वन इज ऑटोफेजी वैक्यूल। ये ऑटोफेजी वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मूव कर जाती है और वहां जाकर बिल्कुल बाहर थ्रो हो जाती है या इसका डाइजेशन हो जाता है। ये ऑटोफेजी वैक्यूल वो है जहां पर इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में सारा जो वेस्ट है वो खत्म हो जाता है। आपको देख लीजिए
लाइसोसोम इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर कहा, क्योंकि सबसे पहले ये प्राइमरी में रहेगा, देन सेकेंडरी, देन रेसिडुअल और देन ऑटोफेजी वैक्यूल। इस तरह से ये गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होकर और बाहर आता है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है गोल्जी एपरेटस, और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स बनते हैं RER में। ये खास आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके फंक्शंस पर। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम जितने भी न्यूट्रिटिव प्रेजेंट होते हैं या फिर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आता है, फेगोसोम्स के थ्रू जो बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं सेल में, उनका डाइजेशन करते हैं, उसको वहां से खत्म करते हैं। तो फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है। फंक्शन देख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनका डाइजेशन, यानी जो फॉरेन बैक्टीरिया आ रहे हैं, डाइजेशन या फॉरेन बैक्टीरिया का डेस्ट्रॉय, इनको डेस्ट्रॉय करते हैं, इनका डाइजेशन करते हैं। फॉरेन बैक्टीरिया डेस्ट्रॉय और डाइजेशन। ओके, फॉरेन बैक्टीरिया कैसे आएंगे? जैसे ही कोई भी एंट्री, आप ये देखिए फेगोसोम्स आपने देखे थे, फेगोसाइटोसिस में हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर बनकर जो बाहर का मटेरियल वो अंदर आता है, उसमें कई बार ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनकी सेल में नीड नहीं है या सेल के लिए नेगेटिविटी रखते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम, डाइजेशन करने का काम ये करते हैं। सेकेंड वन, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि खराब हो जाते हैं या फिर ओल्ड हो जाते हैं। ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स ले सकते हो आप, या फिर कह सकते हैं कि जो रप्चर्ड है, ब्रेक हो चुके हैं, ब्रोकन कह सकते हो, या फिर जो यूज नहीं आ रहे हैं, खराब हो चुके हैं। ऐसे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन करना, आपको पता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते करते कई बार बहुत पुराने भी हो जाते हैं, उन्हें चेंज होना होता है, उनकी जगह न्यू सेल ऑर्गेनेल्स आने चाहिए, तो उनका ब्रोकन डाउन होता है, उनका डाइजेशन इसी में होता है। एक तरह से आप ये कह सकते हो। इसके अलावा सेल में जितना भी वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट का डाइजेशन कंप्लीट होता है बाय द लाइसोसोम। इसलिए हम इसको सेल की हाउसकीपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल की सफाई करने का काम कर रहा है। उसके सारे वेस्टेज, उसके सारे वेस्ट मटेरियल या जो भी खराब मटेरियल है, जो ओल्ड है, पुराना है, उसको डाइजेस्ट करके फिनिश कर देता है। इसीलिए इसे आप डाइजेशन बैग भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। थर्ड वन इज दैट इज इंपॉर्टेंट इज सुसाइड बैग, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एकदम फ्रेश न्यू सेल ऑर्गेनेल्स को और सेल के, क्योंकि जब एंजाइम्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो सेल के पूरे पार्ट्स को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरी सेल को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनको पूरे को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे केसेस में दैट इज सुसाइड बैग, क्योंकि वो सेल पूरी तरह से फिनिश हो जाती है। अगर मान लीजिए सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सेल के अंदर कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल की वजह की फंक्शन की वजह से मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस केस में तो डाइजेशन प्रोसेस ओके है, बट कभी कभी फ्रेश सेल को भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स धीरे धीरे करके ऑर्गेनेल्स के थ्रू खुद ही को खाकर खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। दैट इज सुसाइड बैग। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसा टाइम होता है जबकि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की
कुछ सेल ऑर्गेनेल्स फिनिश हो जाने चाहिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस, हेल्प्स इन ऑटोलाइसिस। लिख लीजिए। ऐसा इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ इस तरह के मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई बॉडी में कुछ फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका डाइजेशन होना चाहिए, उस केस में उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस, और ये प्रोसेस भी कंप्लीट होता है थ्रू द लाइसोसोम। उस अच्छे से समझ लीजिए, ऑटोलाइसिस वो प्रोसेस है जब हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है लाइसोसोम, दैट इज द प्रोसेस इज ऑटोलाइसिस। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, जिन सिग्निफिकेंस में इसका यूज देखिए इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? हमारी आर्मी है, हमारी बॉडी की आर्मी है, हमारे को इन्फेक्शन से फ्री करती है। तो यानी जो फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम उसमें हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो डब्ल्यूबीसी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हमारे इन्फेक्शन को, हमसे इन्फेक्शन को फ्री करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड चीज आप देख लीजिए इन ऑटोफेजी। कभी कभी अपने आप ही सेल की पूरी सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इन स्टारवेशन, जबकि डाइजेस्टिव एंजाइम को कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए नहीं मिलता, तो ये सेल के ऑर्गेनेल्स को, सेल के अंदर जो न्यूट्रिटिव पार्ट्स है, न्यूट्रिशंस है, उस न्यूट्रिशन को ही ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लिपिड की जो वैक्यूल्स हैं या फैट की वैक्यूल्स हैं आपके पास में, या ग्लूकोज वगैरह जो स्टोर मटेरियल है हमारे पास, ग्लाइकोजन वगैरह प्रेजेंट है, इन मटेरियल का ही ये डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म में जितने भी न्यूट्रिशन पड़े हैं हमारे। और उस केस में उस वाले केस को हम ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें जब ये डाइजेशन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ये सेल को मिल जाती है और वो सेल के लिए यूजफुल हो जाती है। मीन्स इन ऑटोफेजी लाइसोसोम रिलीज द एनर्जी in the process of the digestion of the nutritive materials present in the cytoplasm, और वो energy is used in the cell की metabolic activities. Okay, the third one significance देख रहे हैं आप लाइसोसोम का, जो स्पेशलिटी है इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है? डू यू नो? आपको पता है कि कुछ ऐसे लाइफ साइकिल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं स्मॉल, उनके लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आती हैं जिनके अंदर वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जो टैडपोल होता है वो बिल्कुल फिश के जैसा होता है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी गिल्स होते हैं, जबकि जब वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है तो वो टेरेस्ट्रियल की जैसे, वैसे वाटर में और दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, बट उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन गिल्स की जगह अब लंग्स प्रेजेंट होता है। तो इसलिए, और इसके अलावा टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है, बट मैच्योर आपका जो फ्रॉग है उसमें टेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ड्रास्टिक चेंज होता है 2 स्टेजेस में। लाइफ साइकिल की 2 रेगुलर स्टेजेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, इन फिगर एंड इन हैबिटेट, इन फंक्शनिंग ऑल्सो। तो ऐसे केस में जो चीज अनयूजफुल है उस अनयूजफुल चीज को डिस्ट्रॉय करना, डाइजेस्ट करना, बॉडी से हटाना के लिए हेल्पफुल होता है लाइसोसोम। तो मेटामॉर्फोसिस में जिस तरह से टेल और गिल्स बॉडी से हटते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, which is done by the lysosome. एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस में जो टेल एंड गिल है उसको डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है
कि चलाकर ही सेल को अपने आप, मतलब खुद, ये कह सकते हो आप कि ये डिजाइन किया हुआ है, सेल्फ ऑलरेडी डिजाइंड है कि सेल को पूरी को खत्म होना है। कभी कभी तो सेल अपने आप खत्म होती है और कभी कभी बिल्कुल प्रोग्राम्ड सेल का फिनिश करना होता है। तो वो जो प्रोग्राम्ड वे है दैट इज एपोप्टोसिस, जिसको पहले से प्लान किया हुआ है। प्लान्ड सेल का डाइजेशन कह सकते हैं आप, दैट इज एपोप्टोसिस। इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फोसिस में टेल का और गिल का डिसअपियर होना और डाइजेस्ट होना थ्रू द लाइसोसोम। इसके अलावा एक फोर्थ और सिग्निफिकेंस है, दैट इज इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म्स ओवम के पास आते हैं तो ओवम की आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है स्पर्म की एंट्री के लिए। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आगे हेड वाला, उसमें ये जगह एक्रोसोम होता है। इट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ही ओवम के पास स्पर्म जाता है, वहां से ये डाइजेस्टिव एंजाइम ओवम की बाहर की लेयर को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं और इस तरह से स्पर्म ओवम में एंट्री कर पाता है। तो इस तरह से लाइसोसोम का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत स्पेशल वर्क है। कहने के लिए सुसाइड बैग है या डाइजेस्टिव बैग है, बट ये डाइजेशन के लिए इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं 40 से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सारे न्यूट्रिशंस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, सबके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जितना सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके सेल की सफाई करता है। बाहर से जो फॉरेन बैक्टीरिया आ रहे हैं उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके सेल का प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से। इसके अलावा कभी जरूरत है, स्टार्वेशन है और अगर ये डाइजेस्ट कर रहा है न्यूट्रिटिव मटेरियल को, तो जो सेल एनर्जी निकलती है वो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूजफुल होती है। इसके अलावा स्पेशल सिग्निफिकेंस है, डब्ल्यूबीसी में इसकी वर्किंग स्पेशलिटी है, ऑटोफेजी में स्पेशलिटी है कि एनर्जी निकल रही है, मेटामॉर्फोसिस में एपोप्टोसिस के थ्रू। और एक हमने ऑटोलाइसिस भी देखा। ऑटोलाइसिस मीन्स कभी कभी मेडिकेशन या किसी और कारण से जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है, तो वो प्रोसीजर भी कंप्लीट होता है। इस तरह से लाइसोसोम की ये स्पेशलिटी है। चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर आ जाते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, अलग अलग वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये सब आपके एग्जाम में यूजफुल होंगे। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो है जनरली सेक लाइक स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी हट भी जाते हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में जो स्मॉल साइज की प्रेजेंट है उनमें या तो स्टोरेज होता है फैट लिपिड्स का, या फिर कभी कभी वेस्ट मटेरियल का भी स्टोरेज होता है। और बट प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफी बड़ी प्रेजेंट होती हैं और 50 to 90% जो पार्ट है सेल का वो वैक्यूल्स कवर करती है। हमने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था, एक बड़ी सी वैक्यूल बीच में बनाई थी। वैक्यूल की जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग टोनोप्लास्ट, ओके, एंड अंदर क्या होता है इसमें, सेल सैप फिल्ड होता है। सेल सैप वाटरी लिक्विड है। वाटरी लिक्विड के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, आयंस, एंजाइम्स और बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल, साथ ही बहुत सारा वेस्ट भी होता है। जब भी सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है वो सेल सैप के थ्रू सेल के अंदर आ जाता है और बाद में अकॉर्डिंग टू वे इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो कवरिंग है दैट इज टोनोप्लास्ट। बट ये प्लांट सेल में ही एक्चुअली हम स्टडी कर पाते हैं क्योंकि प्लांट सेल में ही वैक्यूल पूरी तरह से प्रेजेंट रहती है।
एनिमल सेल के अंदर कभी छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, हमेशा प्रेजेंट हो परमानेंटली ये जरूरी नहीं है, ये चेंज होता रहता है। अगर वैक्यूल्स को हम देखें तो दो तरह की होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती हैं ये वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स भी कैसे बनती हैं, गोल्जी एपरेटस में जो वेस्टेज या गोल्जी एपरेटस के थ्रू ही सिक्रेटरी होता है, उसके बाद ये आगे की तरफ मूव होके, मतलब इसमें से निकलती हैं वो वैक्यूल्स निकलती हैं गोल्जी एपरेटस से ही सिक्रीशन, क्योंकि पैकेजिंग या डिस्पैचिंग वर्क गोल्जी एपरेटस का है, इसलिए वैक्यूल भी उससे कंसर्न रहती है, इनके फंक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, 50 to 90% जनरली इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आप देखिए जैसे अमीबा है, वैक्यूल्स भी कैसे दो तरह से हम देखते हैं कि ये फूड किस तरह से, या तो स्टोरेज का वर्क कर रही है, दूसरा इसके अंदर जैसे अमीबा है, अमीबा में जो फूड लेते हैं, अमीबा जो फूड लेता है, या जनरली यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड लेते हैं तो पूरा वैक्यूल के फॉर्म में ही अंदर की तरफ ले लेते हैं, वो फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेशन होता है और उसके बाद ये वापस थ्रो कर देते हैं, इनका साइज भी चेंज होता रहता है। और दूसरी चीज इसके फंक्शन देख लीजिए, एक तो कुछ इन यूनिसेल्युलर्स लाइक अमीबा वैक्यूल्स कैसी होती हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है कि अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और जैसे ही मान लीजिए कोई फूड आता है, ये इस तरह से अपनी सेल वॉल, क्योंकि चेंज होता है उनका स्ट्रक्चर, हमने पहले देखा था प्लेयोमॉर्फिज्म होता है इनमें, तो इस तरह से आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सूडोपोडिया, और धीरे से ये वैक्यूल अंदर आ जाती है पूरी, तो इट इज फूड वैक्यूल। ओके, तो दो तरह से आप फूड वैक्यूल्स देखते हो, कुछ वैक्यूल्स नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती है और कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती है। सेकेंड चीज जो इसमें स्पेशलिटी होती है, क्योंकि वैक्यूल्स में सेल से भरा है तो ये हेल्पफुल होती है ऑस्मो रेगुलेशन में। सेल के अंदर वाटर की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए भी हेल्पफुल है, और साथ ही साथ जो टर्जिडिटी होती है सेल की, प्लांट सेल में स्पेशली क्योंकि ये बड़ी बड़ी होती है, तो जो सेल के अंदर टर्जिडिटी होती है उस टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए भी वैक्यूल रेस्पॉन्सिबल होती है। स्टोरेज का वर्क है ही, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर की कंसेंट्रेशन को मैनेज करना, एंड द अदर वन इज टर्जिडिटी और रिजिडिटी को कंप्लीटली बनाए रखना, हेल्प इन टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी शेप के लिए। तो इस तरह से वैक्यूल है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? वाटर बैलेंस का मेंटेनेंस, विच इज रेस्पॉन्सिबल, who is responsible? Vacuole is responsible for the osmoregulation of the cell and help in the turgidity and rigidity. Second one is कभी कभी वैक्यूल्स का ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में भी एंट्री होती है, दैट इज फेगोसाइटोसिस, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये है आपका वैक्यूल। ओके, लाइसोसोम की डिस्कवरी नहीं लिखी शायद हमने, लाइसोसोम की डिस्कवरी देख लीजिए, मिस हो गया मेरे से। लाइसोसोम डिस्कवरी क्रिश्चियन डी दवे, फटाफट नोट कर लीजिए, अभी लाइसोसोम यही है। डिस्कवरी क्रिश्चियन डी दवे, वैक्यूल आपने कर लिया। द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे
फटाफट। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? अभी तक आपने 4 ऑर्गेनेल्स रीड करे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ओके। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मिलकर, वो ऑर्गेनेल्स मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स भले ही अलग अलग हों, बट जिनके जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेट करते हैं वो मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि आपने अभी देखा, हमने लास्ट क्लास में जब ईआर एंड जीए किया था तो हमने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किया था। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसमें ईआर का एसईआर से लिपिड एंड आरईआर से प्रोटीन बनता है। ये दोनों मिलकर असेंबल होते हैं। देन गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से कार्बोहाइड्रेट उससे लिंक होकर ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन बनते हैं और उसके बाद ये अरेंज होकर जो पार्ट्स बनते हैं वो पूरा अरेंज होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। तो कुल मिला के ईआर एंड जीए इसमें कोऑर्डिनेट हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। और गोल्जी एपरेटस जब ईआर के अंदर कुछ एंजाइम्स कंप्लीट बनते हैं आरईआर में, वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं? लाइसोसोम में। तो गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम बन रहे हैं, विच इज सुसाइड बैग और डाइजेस्टिव बैग। और इसी तरह से गोल्जी एपरेटस का वर्क क्या है? स्टोरेज, सिक्रीटरी का पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में जाकर फिर जब फूड मॉलिक्यूल्स और कुछ वेस्ट है वो कहाँ मूव कर जाते हैं? वैक्यूल्स में। तो इसलिए ये तीनों, ये जो 4 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये आपस में इनके जो फंक्शंस हैं दीज आर कोऑर्डिनेटेड। सो ये चारों ही मिलकर बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके बजाय अगर हम और कोई दूसरे ऑर्गेनेल्स को रीड करेंगे तो उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है कि जिनके स्ट्रक्चर भले ही डिस्टिंग्विश अलग अलग चले, बट जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, दीज आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर हाउस ऑफ सेल। सबसे पहले इस नाम को ही समझ लीजिए। पावर हाउस, आपका पावर हाउस क्या होता है? सिटी में पावर हाउस का मतलब क्या है? जहां पर आपका इलेक्ट्रिक ऑफिस बना हुआ है, पूरा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड पूरा मशीनरी या पूरी लगी हुई है, पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, वो है आपका पावर हाउस। जहां पर बनती है, जहां स्टोर होती है, बाहर से बनकर आती है, तो उसे हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ही सेल की जो एनर्जी है वो जहां पर स्टोर होती है, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पर पूरी एनर्जी सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही है वो एनर्जी स्टोर होती है और बनती भी वहीं पर है। क्योंकि जो बनने का प्रोसेस है दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस, या जो न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं उनको रेस्पिरेशन के थ्रू उनसे एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस का आधा हिस्सा या लास्ट प्रोसेस जो एनर्जी निकलने वाला प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, बाकी का आधा साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे जैसे आप सीनियर में आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट आप अभी पहले इसका स्ट्रक्चर रीड कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है का जो नेम है वो बेंडा ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? बेंडा ने। ये जो नेम सजेस्ट किया था वो सजेस्ट किया था बेंडा ने। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, इसमें पूरी तरह से डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
सेकेंड चीज, किसी भी सेल में वन ही माइटोकॉन्ड्रिया हो ये जरूरी नहीं है, इनका नंबर अलग अलग सेल के अंदर चेंज होता है। वेरिएबल नंबर इसलिए है बिकॉज डिपेंड करता है कि सेल किस तरह की एक्टिविटी कर रही है या किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। तो इट इज डिपेंड ऑन द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सेल कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, वन है या मोर देन वन है, ज्यादा भी है तो कितने हैं, ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। जिसमें जैसे आपको एग्जांपल बताती हूं मैं कि आपका ये जो स्ट्रक्चर देख के ही समझ आ गया होगा आपको किसका स्ट्रक्चर बना रही है मैम, स्पर्म। स्पर्म में ये हेड है, उसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्लेस, इस प्लेस में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि स्पर्म को मोटाइल होना होता है, उसे बहुत लंबी दूरी क्रॉस करनी होती है, उसके लिए उसे एनर्जी की नीड होती है। क्योंकि एनर्जी की नीड ज्यादा है इसलिए यहाँ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से और भी अलग अलग सेल्स में एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है कि सेल को किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं तब तो ये प्लूरल नेम है, अगर सिंगुलर इसका देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है। कैसे, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, रॉड सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं हम, सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड। थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स और लिख लीजिए। इसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि डिवीजन प्रेजेंट होता है। डिवीजन मीन्स ये खुद डिवाइड हो सकता है, अपने एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो सकता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकता है। खास चीज है सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, इसके अपने प्रेजेंट होते हैं। इसको नीड के लिए जो भी प्रोटीन्स चाहिए इसके अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये आराम से बना सकता है। इसका अपना डीएनए प्रेजेंट है, इसलिए इसमें डिवीजन मिल जाएगा, आराम से डिवाइड होकर, और अपने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक से दो बन सकते हैं क्योंकि इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो सेमी ऑटोनॉमस यूनिट है जो अपने हिसाब से अपनी पूरी वर्किंग कर सकती है। ओके, तो ये बहुत स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज पावर हाउस है, इसका बहुत स्पेशल वर्क है सेल के अंदर, तो इसका स्ट्रक्चर भी स्पेशल है। डबल मेम्ब्रेन, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सिलेंड्रिकल रॉड शेप, सर्कुलर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स एंड डिवीजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, उसके फंक्शंस एंड बाकी बचे हुए ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। आज आप इसको देख लीजिए, मेनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझ लीजिए। उसके अंदर सीरीज में वो फर्स्ट 4 ही आएंगे, ईआर, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्योंकि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइसोसोम सुसाइड बैग है, डाइजेस्टिव बैग है, और वैक्यूल्स भी प्लांट सेल में बड़ी प्रेजेंट होती हैं, 90% ऑफ द पार्ट लेती हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आप रीड कर रहे हो। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम प्लस उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे फंक्शंस के साथ में,
प्लास्टिड्स करने हैं, सेंट्रियोल करना है हमें, और कुछ माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती है सेल में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर आएगा न्यूक्लियस का, विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो आप इसे कर लीजिए। ओके, टेक केयर।